नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी के सामने घुटनों पर आ गए ट्रंप। आज वो हुआ कि राहुल के अरमानों पर कैसे पानी फिर गया है, आज आपको दिखाऊंगा। पहले पीएम मोदी ने भाव नहीं दिया, अब चीन ने निपटाया। झुके कंधे, उतरे चेहरे वाले ट्रंप की शॉकिंग तस्वीरें आपके लिए लेकर आया हूं। उधर अमेरिका में आर्थिक संकट, इधर मोदी ने ऐसा खेल पलटा कि अब ट्रंप जल्द भारत से डील करने को बेताब हैं क्या। इसके अलावा मोदी को गाली, छठी मैया का अपमान, बिहार पहुंचकर मोदी ने राहुल गांधी का पूरा हिसाब कर दिया है क्या। तेजस्वी के समर्थकों ने तेज प्रताप को दौड़ा दिया। भाई भाई के बवाल में जंगलराज रिटर्न्स की गूंज क्यों सुनाई दे रही है। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत का ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हो गया है। पीएम मोदी का वो एक्शन कि मुनीर 10 दिन सो ना पाएगा। हजारों सैनिक और भारत के सबसे लेटेस्ट हथियारों की गूंज। पाकिस्तान बॉर्डर पर नया इंडिया क्या धमाका कर रहा है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। हवा में टंगा स्टेडियम, गोल्ड की 5 स्टार ट्रेन, कहां अलग ही दुनिया वाले काम चल रहे हैं, आज वो भी आपके लिए लाया हूं। भारत की पहली बिन ड्राइवर कार, सड़क पर चलते चलते गाड़ी चार्ज हो जाएगी भाई। गजब के भविष्य का चैप्टर आपको दिखाऊंगा। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी। आपने सोचा है कभी कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने स्टेप्स चल लेता होगा, कितने कदम चल लेता होगा। रोज तो हम कहते हैं कि 10,000 स्टेप चलो, पूरी जिंदगी में हम कितने कदम चलते हैं, सोचा है कभी। जवाब सुन के हैरान रह जाइएगा। पाठशाला की पहली क्लास, मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी के सामने घुटनों पर ट्रंप। आज वो हुआ कि राहुल के अरमानों पर पानी फिर गया क्या। पहले पीएम मोदी ने भाव नहीं दिया, अब चीन ने निपटाया। झुके कंधे, उतरे चेहरे वाले ट्रंप की शॉकिंग तस्वीरें आपके लिए लेकर आया। और उधर अमेरिका में आर्थिक संकट, इधर मोदी ने ऐसा खेल पलटा कि अब ट्रंप जल्द भारत से डील करने को बेताब है क्या। सबसे पहले इसका चैप्टर। नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए राहुल गांधी ट्रंप की बातों को लेकर कई बार हंगामा मचाते हैं। बिहार के चुनावों में भी उन्होंने नरेंद्र सरेंडर वाली बात की एंट्री करा दी। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी और इंडी वाले ये माहौल बना रहे हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो ट्रंप से डरते हैं, ट्रंप तो मोदी को धमकाते रहते हैं, ठीक उसी वक्त आप देखिए कि ट्रंप का वो हाल हो गया जिसके बारे में हमने पहले दिन से आपसे कहा था कि जो लोग नरेंद्र सरेंडर की बात कर रहे हैं वो लोग भी देखेंगे कि नरेंद्र मोदी ऐसा गेम पलटेंगे कि ट्रंप अलबला जाएंगे। आज की डेट में वही हो रहा है बॉस। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने ट्रंप को पानी पिला दिया, और ऐसा पानी पिला दिया कि ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल गई। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है क्या। आज ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र सरेंडर करने वाले राहुल गांधी के अरमानों पर पानी फिर गया। मोदी जो कर रहे हैं वो कैसे ट्रंप के लिए घातक साबित हो रहा है। ट्रंप क्या भारत से डील के लिए अलबलाए हुए हैं, ये सारी बातें आज आपको बताऊंगा। राहुल गांधी तो ट्रंप की हर बात को लेकर उड़ जाते हैं। ट्रंप जो कहते हैं राहुल गांधी उसी को सच मान लेते हैं। राहुल गांधी तो ट्रंप को मोदी से ज्यादा ताकतवर मानते हैं। लेकिन आज उन्हीं ट्रंप की सबसे शॉकिंग तस्वीरें आ गई। ट्रंप के कंधे झुके हुए थे, उनका चेहरा उतरा हुआ था। और यह सब हुआ ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के बाद। उस मीटिंग की चर्चा पूरी दुनिया में है। आज आपको दिखाऊंगा कि पहले नरेंद्र मोदी ने भाव नहीं दिया, अब कैसे चीन ने ट्रंप को निपटा दिया है। ट्रंप का चेहरा क्यों उतर गया, कंधे क्यों झुक गए, चीन ने ऐसा क्या कर दिया। जो मोदी कर रहे थे वही जिनपिंग ने किया है क्या। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे मोदी ने पूरा खेल पलटा कि अब ट्रंप भारत से डील को बेताब है। और जिस वक्त राहुल गांधी ने मोदी को डरने का नैरेटिव बनाया, उसी वक्त भारत और अमेरिका को लेकर कैसे बड़ी हलचल मची हुई है। ट्रंप पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, भारत से ट्रेड डील की बातें हो रही हैं। भारत पर अमेरिका टैरिफ कम कर सकता है, ये खबरें भी चल रही हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई, कैसे पीएम मोदी के दबाव के आगे ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया है, यह भी डिटेल में दिखाऊंगा। लेकिन पहले ट्रंप को पस्त कर देने वाली मोदी की दमदार कूटनीति का क्या असर दुनिया में हो रहा है, उसका एक ट्रेलर देखिए। The world looks for a steady lighthouse और भारत ऐसे लाइट हाउस की भूमिका को बहुत मजबूती से निभा सकता है। और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है
इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। भारत कभी भी समझौता नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो सबको ही धमकाते फिरते हैं, लेकिन जब कोई ट्रंप के सामने डटकर खड़ा हो जाता है तो ट्रंप सरेंडर कर देते हैं। और ट्रंप के सामने सबसे पहले डटकर खड़ा हुआ था भारत, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत। आप देखिए कि ट्रंप ने रूस, भारत, चीन को बर्बाद करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन मोदी, पुतिन, जिनपिंग की तिकड़ी बनी तो ट्रंप ठंडे पड़ने लगे। और आज की डेट में हाल क्या हो गया बॉस? पुतिन ने ट्रंप को पानी पिला रखा है, नरेंद्र मोदी ने एड़ियां रगड़वा रखी हैं कि बात करने के लिए भाई प्रयास करता रह जाता है, मिलने के लिए प्रयास करता रह जाता है, मिलते नहीं है। जिनपिंग ने नाक रगड़वा दी अमेरिका की बॉस। ट्रंप के सामने पुतिन झुके नहीं, मोदी झुके नहीं, शी जिनपिंग झुके नहीं। और जब भाई को समझ में आ गया कि वहां अमेरिका में भाई बहुत मुश्किल हालत हो गई है, वहां लोगों की नौकरियां जाने की हालत है, महंगाई बढ़ रही है, और इसको समझ में आ गया ट्रंप भाई साहब को कि भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो सारी नौटंकी धीरे धीरे कम हो रही। भारत पर टैरिफ कम करने के संकेत तो अमेरिका देने ही लगा था। अब जब चीन के राष्ट्रपति से ट्रंप मिले हैं, बातचीत हुई है, तो चीन ने भी ट्रंप को ठंडा कर दिया। शी जिनपिंग ने ट्रंप से वो काम करवा लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक टैरिफ लगाकर चीन को बर्बाद कर देने की धमकी दे रहे थे, वो ट्रंप अब कुछ और ही बात करने लगे। आप देखिए कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के बाद ट्रंप ने चीन पर टैरिफ कम करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने फेंटानिल में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बेचने के लिए चीन पर 20% टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप ने उस टैरिफ को 50% घटा के 10% करने का ऐलान कर दिया। अब चीन पर कुल टैरिफ 57% से घटकर 47% हो चुका है। ट्रंप के इस ऐलान से सब हैरान रह गए, क्योंकि कुछ दिन पहले तो ट्रंप यही धमकी दे रहे थे कि 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगा दूंगा चाइना पे, लेकिन 30 अक्टूबर को ही ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाने की बजाय उसे कम कर दिया। ट्रंप को समझ में आ गया कि भाई ना मोदी सुन रहे हैं, ना जिनपिंग सुन रहे हैं, ना पुतिन सुन रहे हैं ढंग से, तो भैया धीरे धीरे तो जगह पे आना पड़ेगा। यही काम ट्रंप भारत के मामले में करने वाले हैं, चाहे ट्रंप कितनी हनक दिखाने का प्रयास करें। यहां कुछ लोग उनकी बातें सुन के एकदम पॉपकॉर्न की तरह उछलें, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील करने के बेहद करीब है। ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया था वो 15% हो जाएगा कहा जा रहा है। और अगर ऐसा होगा तो इसमें किसी को हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप के बारे में कहा ही जाता है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन साउट, जिसका मतलब है ट्रंप पहले धमकी देते हैं, डराने धमकाने वाले फैसले करते हैं, लेकिन फिर बैकफुट पर चले जाते हैं। यही काम ट्रंप ने चीन के मामले में भी किया। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की अकड़ का करारा जवाब दिया, उसी तरह से शी जिनपिंग ने भी ट्रंप के सामने सीना तानकर खड़े होकर कह दिया कि भाई तुमको पीछे जाना पड़ेगा, हम न जाएंगे। साउथ कोरिया के बुसान में ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग हुई है बॉस, और 2019 के बाद दोनों पहली बार मिले हैं, मतलब 6 साल बाद मुलाकात हुई है। इस मीटिंग में ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको दिखाएंगे और बताएंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि भाई साहब, जो आदमी कुछ दिन पहले दादागिरी करता घूम रहा था, वो ट्रंप कैसे एक मजबूत और ताकतवर नेता के सामने ढीले पड़ जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि साउथ कोरिया के बुसान में जब पहली बार ट्रंप और शी जिनपिंग मीडिया के सामने आए, तो कैसे ट्रंप जिनपिंग की तो तारीफ करते हुए खुद ही बड़बड़ बड़बड़ बोले जा रहे हैं, और जिनपिंग लोड ही नहीं ले रहा है बॉस। जिनपिंग ने एक शब्द नहीं कहा और ट्रंप ही बोले जा रहे हैं। यानी ट्रंप अपना अपना बोलते रहे, जिनपिंग ने एक शब्द नहीं बोला बॉस। ट्रंप कह रहे हैं कि हमारी बड़े अच्छे रिश्ते हैं, जिनपिंग ने हां तक नहीं कहा कि हाँ नन्हे बड़ा अच्छा दोस्त। जिनपिंग ने ठीक उसी तरीके से बिना कुछ दिए किए जवाब दिया जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को जवाब दिया। ट्रंप अपना भोकाल बनाते रहते हैं, लेकिन शी जिनपिंग ने थोड़ा सा भी लोड नहीं लिया। आप एक और तस्वीर देखिए, इसमें ट्रंप शी जिनपिंग से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, भाई पहले आके खड़ा हो गया, कुछ सेकंड तक वो ऐसे ही खड़े रहे। शी जिनपिंग ने इसका भी लोड नहीं लिया कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति आए हुए हैं, वो आराम से अपना तसल्ली से आ रहे हैं। ये ट्रंप की हालत बनाकर छोड़ दी है आज की डेट में भारत, चीन और रशिया ने। अब इन तस्वीरों को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि सबके सामने शी जिनपिंग ने ना तो ट्रंप को ज्यादा भाव दिया, ना ज्यादा बातचीत की, और ट्रंप को धीरे धीरे, अमेरिका के राष्ट्रपति को धीरे धीरे घुटनों पर आना पड़ा है। मीडिया के सामने ट्रंप ने जिनपिंग की खूब तारीफ की, और फिर जब अंदर मीटिंग के लिए गए तो जिनपिंग की जबरदस्त तारीफ करना शुरू कर दिया। अब आप देख रहे हैं बॉस,
जिस चाइना को अमेरिका अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है, चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए कई बार जो है वो अपनी दोस्तियां करता है। भारत एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका का। उस चीन के लिए ट्रंप बिछ गए बॉस। अरे मेरा तो दोस्त है जिनपिंग भाई नहीं बोल दिया, यही कम था। जिस ट्रंप को चापलूसी पसंद है, जैसे पाकिस्तानी मुनीर करता है या शहबाज शरीफ करते हैं, यहां ट्रंप अलग चापलूसी में लगे हुए थे। ट्रंप का पाला पड़ा है मोदी और जिनपिंग जैसे ताकतवर नेताओं से। अब आप देखिए कि जिन ट्रंप के सामने दुनिया बिछ जाती है, वो ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने कैसे बिछे हुए थे। जैसे ये तस्वीर देखिए, ट्रंप कैसे धीरे धीरे घुटनों पे आ रहे हैं, इसकी एक और झलक है ये। ट्रंप प्रेस के सामने चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं, उनकी पीठ पर हाथ रखते हैं, फिर कान में कुछ कहते हैं। मतलब ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि शी जिनपिंग तो उनके बहुत पुराने दोस्त हैं। अरे बहुत बढ़िया बनती है हमारी। फिर उनको छोड़ने के लिए गाड़ी तक आए, जिनपिंग ने लोड ही नहीं लिया, अपना गाड़ी में बैठे चल दिए। ये देखिए, दोनों नीचे उतरे, जिनपिंग अपना गाड़ी में बैठे, वो भाई बेचारे जो है ट्रंप साहब जो है वो उधर घूमे चल दिए कि चलो भाई निकल रहा हूं, देखना अपना। ट्रंप को आज की डेट में रशिया, चाइना और इंडिया ने मिलकर यह हैसियत दिखा दी। आप यह भी देखिए कि कैसे ट्रंप मीटिंग के बाद जिनपिंग को कार तक छोड़ने के लिए आए, और उसके बाद जो हुआ वो मैंने आपको दिखाया। ट्रंप आज जिनपिंग के आगे पीछे घूम रहे हैं क्योंकि जिनपिंग ने ट्रंप को बिना कुछ कहे तेवर दिखा दिए। ट्रंप जिस तरह की अकड़ दिखाते हैं उसमें उन्हें इसी तरह से जवाब मिलना चाहिए, और जवाब मिल रहा है। कभी ये जवाब नरेंद्र मोदी देते हैं, कभी जिनपिंग देते हैं, कभी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा देते हैं। हाल ही में मलेशिया में ट्रंप ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले थे, तब लूला दा सिल्वा ने ट्रंप को ऐसे ही तेवर दिखाए कि हर कोई हैरान रह गया। आप उस मुलाकात की तस्वीरें देखिए। ब्राजील के राष्ट्रपति एक हेकड़ी दिखाने वाले अंदाज में बैठे हुए, टांग पर टांग चढ़ा के, देख रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप आगे की तरफ हाथ जोड़कर बैठे हुए। बॉडी लैंग्वेज से आप समझिए बॉस, क्योंकि ब्राजील से बन नहीं रही। और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा तो कह चुके हैं कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त, उनको पता है कि मोदी और भारत की बैकिंग है। तो उन्होंने एकदम पूरा दिखा दिया हैसियत भाई की, भाई ढंग से बैठो और मैं अपने हिसाब से चल रहा हूं। ट्रंप की हालत आज की डेट में यह है बॉस। ट्रंप के तेवर चीन के सामने इसलिए भी ठंडे पड़ गए क्योंकि चीन ने अमेरिका की कमजोर नस पकड़ रखी, और वो जब चाहे उस नस को दबा देता है। अमेरिका की दो कमजोर नस है। पहली कमजोरी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिस पर चीन का एक छत्र राज है, और आज के जमाने में फाइटर जेट से लेकर चिप और ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत है। इसलिए जब भी अमेरिका चीन को धमकाता है, चीन रेयर अर्थ की सप्लाई रोककर अमेरिका का बीपी बढ़ा देता है। अमेरिका की दूसरी कमजोरी है चीन और भारत की दोस्ती, जो अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने की तरह है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन और भारत के रिश्ते बेहतर हो। इसलिए आप देखिए कि जब सितंबर में पीएम मोदी एससीओ समिट के लिए चीन गए थे, वहां मोदी, जिनपिंग, पुतिन की तिकड़ी को देखकर ट्रंप को झटका लग गया था। भाई लिखने लग गया था सेंटी मैसेज कि अरे हमने तो भारत को खो दिया लग रहा है। ट्रंप ने चीन पर जब टैरिफ पर टैरिफ लगाना शुरू किया था, तो जवाब में चीन ने भी टैरिफ पर टैरिफ ठोक दिया। फिर ट्रंप ने चीन को खास सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई रोकने का काम शुरू किया। इस पर चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ मटेरियल देने पर रोक दिया। इससे अमेरिका में हड़कंप मच गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा काम तो रेयर अर्थ मटेरियल से होता है, और रेयर अर्थ की 90% रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग चाइना में होती है। यानी 90% रेयर अर्थ चीन के कंट्रोल में है। आप यह भी देखिए कि जहां चीन ने अमेरिका को रेयर अर्थ के लिए तड़पा दिया, वहीं चीन इस मामले में भारत के सामने बिछ गया। चीन ने भारत की 4 कंपनियों को रेयर अर्थ मैग्नेट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस दे दिया। इससे भारत में कार कंपनियों और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी राहत मिलेगी। चीन ने भारत के लिए यह स्पेशल छूट 6 महीने बाद दी है। हालांकि चीन ने यह लाइसेंस इस शर्त पर दिया है कि यहां से रेयर अर्थ अमेरिका को नहीं जाना चाहिए। यानी चीन ने भी जो है वो भारत से दोस्ती मजबूत करने के संकेत दिए। जो काम ट्रंप धमकाकर चीन से नहीं करवा पाए, जो काम ट्रंप शी जिनपिंग से मिलकर नहीं करवा पाए, वो काम नरेंद्र मोदी के एक दौरे ने चीन से करवा लिया। यह बड़ी कूटनीतिक जीत है बॉस। लेकिन ट्रंप भी कम नहीं है। वो शी जिनपिंग से मुलाकात को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे अरे बहुत बड़ी जीत हो। ट्रंप ने दावा किया कि चीन अमेरिका का सोयाबीन और बाकी फार्म प्रोडक्ट खरीदने को राजी हो गया है। इसके अलावा चीन अमेरिका को रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, मैग्नेट्स की सप्लाई जारी रखेगा। इसके अलावा चीन ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वो अवैध तरीके से अमेरिका में फेंटानिल की सप्लाई को रोकेगा। ट्रंप का दावा है कि चीन ने अमेरिका से एनर्जी प्रोडक्ट खरीदने का भी वादा कर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया है कि चीन को मोर एडवांस कंप्यूटर चिप्स देने पर बात हुई है। ट्रंप बोले कि एनवीडिया कंपनी इस मामले में चीन से बातचीत करेगी।
ट्रंप ने भी कहा कि चीन के राष्ट्रपति आने वाले दिनों में अमेरिका आएंगे और अगले साल अप्रैल में वो भी चीन जाएंगे। मतलब ट्रंप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमने कुछ अच्छी डील की है। लेकिन ट्रंप भले ही ये माहौल बना लें कि उन्होंने तो चीन से अपनी सारी बातें मनवा ली, चीन से तगड़ी डील कर ली, लेकिन ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज इस सच को छिपा नहीं पाई कि उन्हें चीन की शर्तों पर डील करनी पड़ी। आप तस्वीरें देखिए, जब ट्रंप शी जिनपिंग से मिलकर अमेरिका लौट रहे थे तो प्लेन में एंट्री से पहले ट्रंप ने हाथ खूब जोश से दिखाने की कोशिश की, लेकिन कंधे झुके हुए थे, चेहरा उतरा हुआ था, मुट्ठी बंद करने की ताकत दिखाने की कोशिश करते हुए लगे। चेहरा बता रहा था ट्रंप का बॉस कि शी जिनपिंग के सामने ट्रंप की एक नहीं चली और ट्रंप को समझ में आ रहा है कि अभी चीन ने लताड़ा है, अभी भारत के साथ भी जो डील करनी है वो भारत के शर्तों पे करनी पड़ेगी। ऐसा ही होता है जब आदमी ज्यादा उड़ने का प्रयास करता है और पंख में ताकत नहीं होती, तो जब औंधे मुंह नीचे गिरता है तो ऐसा मुंह दिखता है। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद ना तो चीन ने कोई साझा बयान जारी किया, ना कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शी जिनपिंग ट्रंप से मिले, अपने अपने रास्ते कट लिए। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की जिनपिंग ने बॉस, इतना बेइज्जत करके वापस भेजा। ट्रंप के लिए भारत और चीन जैसे देशों से हर वक्त भिड़े रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका की खुद की हालत ऐसी नहीं है कि वो भारत चीन जैसे बड़े देशों से आर्थिक तौर पर टकराव करता रहे। अमेरिका की हालत इस वक्त ऐसी है कि ट्रंप अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर अमेरिका की जनता का जबरदस्त विरोध झेल रहे हैं। बढ़ते कर्ज की वजह से अमेरिका की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। अमेरिका का कर्जा 2025 में $38 ट्रिलियन के ऊपर चला गया है और इस बढ़ते हुए कर्ज को लेकर आईएमएफ ने अमेरिका को चेताया भी है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2035 तक अमेरिका का कुल सरकारी कर्जा जीडीपी का 143.4% हो जाएगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की तरफ वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों की हालत खराब है। जनरल मोटर्स, पैरामाउंट, यूपीएस, अमेजन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में हजारों लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। अमेरिका में 29 दिन से शटडाउन चल रहा है और इसके जल्द खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। शटडाउन से अर्थव्यवस्था को $14 अरब का नुकसान होने का अनुमान है। घुटने पे नहीं आएगा ये आदमी। यहां भारत में दिवाली में रिकॉर्ड सोना खरीद रही है पब्लिक, इतना गाड़ी खरीद ले रही है कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियां जो है सोच रही हैं डिलीवर कहां से करेंगे। अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, महंगाई कंट्रोल में है, ये नरेंद्र मोदी ने कर दिया और ट्रंप जो है वो सोचे थे कि धमका धमका के अपने हिसाब से काम करा लेंगे। आज हालत ये हो गई है कि कर्जा बढ़ता जा रहा है, नौकरियां अमेरिकियों की जा रही हैं। यही वजह है कि भारत हो या चीन हो, सबसे ट्रंप रिश्ते सुधारने और डील करने की कोशिश में जुट गए। और हमने आपको पाठशाला में कहा था कि यह आदमी यहीं आकर रुकेगा, देखिएगा। चीन ने आज जो ट्रंप के साथ किया वो भारत पहले ही कर चुका है, साफ साफ कह चुका है कि कोई डील भारत के हित को ताक पे रख के नहीं होगी। भारत ने ट्रंप को क्लियर कट कह दिया है कि कनपट्टी पे बंदूक तानकर कोई भारत से डील नहीं करा सकता। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कह चुके हैं कि भारत कोई भी समझौता जल्दबाजी में नहीं करेगा, भारत किसी के दबाव में कोई डील साइन नहीं करेगा, फिर चाहे डील में कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। अगर भारत दबाव में रहता या ट्रंप के सामने सरेंडर करता तो 4 महीने से डील क्यों नहीं हो जाती। आप सोचिए ना बॉस, राहुल गांधी यही ना कहते हैं कि, और ट्रंप यही ना कहते हैं कि मैंने जो है वो सीज फायर कराया, मोदी तैयार हो गए थे कि भाई अच्छा ठीक है सीज फायर कर लेते हैं, लेकिन ट्रेड डील होनी चाहिए। तो अगर मोदी ट्रेड डील के लिए डेस्परेट थे तो ये टैरिफ लगाए हुए 4-5 महीना होने को आया, 3-4 महीना होने को आया, अभी तक ट्रेड डील नहीं हो जाती। मोदी ना उस वक्त झुके थे, भारत ना उस वक्त झुका था, ना आज झुकने को तैयार है। पीयूष गोयल कह दिए भाई मुंह पे कि कनपट्टी पे बंदूक रख के हमसे डील ना होता है, जाओ, ऐसे नहीं करते हम लोग। लगेगा समय लगेगा, लेकिन अपने हिसाब से डील होगी। भारत के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन इन चुनौतियों से नरेंद्र मोदी डटकर लड़ रहे हैं, जिससे देश के हितों से कोई समझौता ना हो। लेकिन आप यहां राहुल गांधी की पॉलिटिक्स देखिए बॉस, बिहार चुनाव में है, वहां भी नरेंद्र सरेंडर। सुनिए एक बार इनको। आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 50 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, 50 बार। और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, इतना दम नहीं है उसमें, और छुप रहा है। उसको अमेरिका जाना था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, मगर डर गए हैं, वो जा नहीं रहे वहां, और इधर वोट चोरी कर रहे हैं।
24 घंटा। सरेंडर नरेंद्र मोदी ने नहीं बॉस, सरेंडर तो ट्रंप को करना पड़ा रहा और ऐसा हो रहा है। बैकफुट पर कैसे अमेरिका आ रहा है इसका एक और उदाहरण आज आप देखिए। अमेरिका ने ईरान के चाबहार पोर्ट परियोजना से जुड़े प्रतिबंधों को कुछ वक्त के लिए टाल दिया है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध से भारत को 6 महीने की छूट मिल गई है। चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका के सैंक्शंस 29 सितंबर से लगने वाले थे, लेकिन फिर भारत ने अमेरिका से बात की, सैंक्शंस को 1 महीने के लिए आगे बढ़ाया। इसके बाद भारत और अमेरिका की फिर से बात हुई, अमेरिका ने सैंक्शंस को 6 महीने के लिए टाल दिया। ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने में भारत की अहम भूमिका है। भारत ने 2024 से ईरान के साथ 1 दशक के लिए चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन का समझौता कर रखा है। रणनीतिक तौर पर चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक आसानी से व्यापार कर सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को यू टर्न लेना पड़ा, भारत के सामने झुकना पड़ा कि ठीक है 6 महीना और कीजिए, आगे फिर झुकना पड़ेगा, ये 6 महीना फिर आगे बढ़ेगा। आपको यह भी बता दूं, जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है तो आज ही भारत के विदेश मंत्रालय ने फिर क्लियर कर दिया कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा, जो भरोसेमंद सोर्स होगा, वहां से भारत तेल खरीदता रहेगा। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि रूस के तेल पर ट्रंप ने भारत को झुका दिया, तो यह बात समझनी होगी कि अगर ऐसा होता, अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया होता तो अमेरिका को रूस की 2 तेल कंपनियों पर प्रतिबंध न लगाना पड़ता, क्योंकि जो रूस की जिन 2 तेल कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, उनसे कितना तेल भारत खरीदता है आप सुनेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे नरेंद्र मोदी जो है वो अपने हिसाब से चल रहे थे, तो ट्रंप को समझ में नहीं आया कि क्या करूं, तो भाई ने प्रतिबंध लगा दिया। रूस की 2 तेल कंपनी कौन कौन है भाई जिस पर प्रतिबंध लगा है? एक का नाम है रोजनेफ्ट, ये एक तेल कंपनी है, और दूसरा है ल्यूकोयल। ये 2 तेल कंपनियां हैं। रूस से भारत जो कुल तेल खरीदता है, भारत खरीदता है कुल तेल रूस से कितना खरीदता है भाई? 18 लाख बैरल पर डे भारत खरीदता है रूस से, सिर्फ रूस का बता रहा हूं। और इसमें ये जो 2 कंपनियां आप देख रहे हैं, उसमें 18 लाख बैरल पर डे में से 60% इन्हीं 2 कंपनी से आता है। तो भाई सीधा सा हिसाब है। राहुल गांधी कहते हैं कि अरे मोदी तो डर गए, तेल खरीदना बंद कर दिया। अगर भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है रूस से, तो भाई इन पे प्रतिबंध क्यों लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, जब भारत ने तेल खरीदना बंद ही कर दिया है? भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया, ट्रंप नाक रगड़ते रह गए, नहीं किया। तब जाकर ट्रंप ने जबरदस्ती जो है इन दोनों पे लगाया कि 60% तेल ही भारत नहीं खरीद पाएगा, मैंने सैंक्शन लगा दिया तो अपने आप कम हो जाएगा आंकड़ा। और यहां लोग हैं ही माहौल बनाएंगे कि देखो देखो रूस से तेल कम आ रहा है। देखिए नरेंद्र मोदी की यही खास बात है, कोई भी चुनौती आ जाए वो पीछे हटते नहीं है, वो चुनौतियों से भिड़ जाते हैं, बोल्डली डिसीजन लेते हैं कि भाई देश की बात है तो करेंगे तो करेंगे, और चुनौतियों से बाहर देश को निकाल के ले आते हैं। जैसे आप देखिए कि आज ही ये बड़ा खुलासा हुआ कि 2020 में देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई। 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उससे जुड़े हुए कुछ मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली पुलिस ने जो हलफनामा दाखिल किया है, उसमें यह खुलासा हुआ कि दिल्ली में दंगे इसलिए कराए गए थे क्योंकि यह साजिश थी रिजीम चेंज ऑपरेशन की, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को गिरा देने की कोशिश थी। इस हलफनामे के मुताबिक दिल्ली दंगों के मामलों से जुड़े आरोपियों ने जो साजिश रची थी वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ने के लिए थी। ये भीड़ को इस कदर उकसाना चाहते थे कि भीड़ न सिर्फ कानून व्यवस्था तोड़े बल्कि हथियार उठाकर पूरे भारत में सशस्त्र विद्रोह करने लगे। जिस तरह के प्रायोजित धरना प्रदर्शन किए गए थे वो उस इंटरनेशनल थ्योरी से किए गए जिसके तहत दुनिया भर में रिजीम चेंज ऑपरेशन हो चुके हैं। इसी इंटरनेशनल थ्योरी को भारत में अप्लाई करने की साजिश थी और इस साजिश को पूरे देश में ले जाने का प्लान था। ऐसे हिंसक प्रदर्शनों का मोटिव यह था कि सुरक्षा बलों की हत्याएं की जाएं, बड़े पैमाने पर गैर मुसलमानों की हत्या की जाए जिससे पूरे देश में आग लग जाए। तब भारत में डोनाल्ड ट्रंप दौरा करने वाले थे, उसी वक्त हिंसा भड़काने की साजिश हुई जिससे दुनिया भर में भारत बदनाम हो। इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन पाने के लिए और सीए को ग्लोबल इशू बनाने के लिए ऐसा दिखाया जा रहा था कि जैसे इससे भारत में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा हो। यह दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि सरकार गिराने के लिए यह सब हुआ था।
बॉस कई बार पता नहीं चलता, नरेंद्र मोदी की चुनौतियां जो है ना वो इतनी है कि आदमी देख नहीं पाता कई बार। यह हलफनामा दिल्ली पुलिस ने इसलिए दिया है क्योंकि दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में कई आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। ये आरोपी इस आधार पर जमानत मांग रहे हैं कि जेल में रहते हुए 5 साल तो हो ही गए, ट्रायल में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए, इन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज के हलफनामे में साफ कह दिया कि उमर खालिद और दूसरे दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत का कोई आधार ही नहीं। ये लोग लंबी कैद के आधार पर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, जबकि ये लोग खुद मुकदमे में देरी के लिए जिम्मेदार हैं। इस देरी को वजह बताकर जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। इन आरोपियों का मकसद पूरे भारत में सशस्त्र विद्रोह को भड़काना था। देश की अखंडता और संप्रभुता पर हमला करने वाले ऐसे अपराध में जमानत की छूट नहीं दी जा सकती। यानी भारत में इस तरह की चीजें करने के प्रयास होते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी हर चुनौती से भिड़ रहे हैं। फिलहाल उनकी एक चुनौती है बिहार चुनाव और अगला चैप्टर उसी पर। मोदी को गाली, छठी मैया का अपमान, बिहार पहुंचकर मोदी ने राहुल गांधी का पूरा हिसाब कर दिया क्या? तेजस्वी के समर्थकों ने तेज प्रताप को दौड़ा दिया। भाई भाई के बवाल में जंगल राज रिटर्न्स की गूंज क्यों सुनाई दी? देखिए, बिहार का चुनाव अलग लेवल पर जाता चला जा रहा है। राहुल गांधी ने बिहार पहुंचते ही नरेंद्र मोदी को भर भर के कोसना शुरू किया। आज नरेंद्र मोदी ने बिहार पहुंचकर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का धुआं धुआं कर दिया। ऐसा जवाब राहुल गांधी को दिया कि पूरे इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम को बहुत आग लगी हुई है। कल जो लोग राहुल गांधी की पीएम मोदी की पर जो बातें वो कर रहे थे, उस पर ताली बजा रहे थे, आज नरेंद्र मोदी का जवाब सुनकर उनको आग लगी हुई होगी। मोदी ने कैसे चुन चुन कर राहुल गांधी का पूरा हिसाब किया, आज आपको डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताएंगे कि इधर नरेंद्र मोदी ने जंगल राज के कट्टा कुशासन को करप्शन की याद दिलाई, तो उधर बिहार चुनाव में क्या नया बवाल हो गया। तेजस्वी के समर्थकों ने तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप को कैसे दौड़ा दिया। भाई भाई के बवाल में जंगल राज लौट आएगा भाई, इसकी गूंज क्यों सुनाई दे रही है। यह सब आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो हो रहा है पहले उसकी एक झलक देखिए। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, नाच लेंगे। एक तरफ यमुना, गंदा पानी, मोदी जी ने ड्रामा किया। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। पोल्यूशन से भरी हुई नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा छोटा सा तालाब बनाया। क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है। कल राहुल गांधी बिहार चुनाव में पहली बार प्रचार करने पहुंचे और बड़े बड़े कांड करके आए। पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, पर्सनल अटैक कर रहे थे, माहौल बना रहे थे कि मोदी तो वोट के लिए कोई भी ड्रामा कर देंगे, नाचने को कहोगे तो नाचने लग जाएंगे। आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बिहार की धरती से तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे भ्रष्ट पार्टी के युवराज जो जमानत पर हैं, वो मोदी को भर भर के गालियां देते हैं। सुनिए राहुल गांधी को पीएम ने क्या तगड़ा जवाब दिया। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर हैं। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है। अभी जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। आप सोचिए, कहां तो राहुल गांधी पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। कल पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हमले को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर उन पर पलटवार कर दिया। राहुल गांधी कल इस बात के लिए भी पीएम मोदी का मजाक बना रहे थे कि दिल्ली में पीएम मोदी छठ पूजा का ड्रामा करने वाले थे, नकली यमुना में नहाने वाले थे। आज पीएम मोदी ने इस हमले पर भी राहुल गांधी को फंसा दिया।
छठ पूजा को ड्रामा बताने पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेर लिया और कहा, बिहार के लोगों से पूछा कि क्या भाई जो आदमी ऐसा कह रहा है उसको वोट देंगे क्या? सुनिए क्या हुआ है। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? ऐसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। राहुल गांधी के अलावा आज पीएम मोदी ने बिहार की रैली में प्रियंका वाड्रा को भी घेर लिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर छठ के अपमान का आरोप लगाया तो उनकी बहन प्रियंका वाड्रा पर बिहार के लोगों के अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कैसे जब पंजाब में कांग्रेस के सीएम थे, वो रैली में खुलेआम बिहार के लोगों का अपमान करते थे और बगल में प्रियंका वाड्रा तालियां बजा रही थी। सुनिए एक बार। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बाद पीएम मोदी के निशाने पर आरजेडी का जंगल राज आया। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे आरजेडी के शासनकाल में कट्टा, करप्शन, कुशासन इसी का बोलबाला था। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। इधर पीएम मोदी ने लालू यादव के शासन को कट्टा और कुशासन से जोड़ा। उधर लालू परिवार में भाई भाई का झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब बात सड़क पर आ गई। दरअसल आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव वैशाली में दौरा कर रहे थे, तभी आरजेडी के समर्थकों ने ही तेज प्रताप का विरोध शुरू कर दिया। तेज प्रताप यादव चुनावी जनसभा करने के लिए वैशाली के महनार पहुंचे थे। पब्लिक मीटिंग खत्म करके जब वो निकलने लगे तो आरजेडी के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तेज प्रताप यादव के काफिले को कुछ दूर तक खदेड़ा भी गया, पत्थरबाजी की भी खबरें हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सैकड़ों की तादाद में कुछ लोग तेज प्रताप के काफिले का विरोध कर रहे हैं।
इस वीडियो में साफ सुनाई देता है कि कोई लालटेन छाप जिंदाबाद का नारा लगा रहा है तो कोई लालू यादव जिंदाबाद की बात कर रहा है। खैर, बिहार में तो जो चल रहा है वो आपने देख लिया, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या चल रहा है आपको देखना चाहिए। पाठशाला में अगला चैप्टर, पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत का ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हो गया है। पीएम मोदी का वो एक्शन कि मुनीर 10 दिन सो ना पाएगा क्या। हजारों सैनिक और भारत के सबसे लेटेस्ट हथियारों की गूंज। पाक बॉर्डर पर नया इंडिया क्या धमाका कर रहा है, अब आपको ये दिखाता हूं। पाकिस्तान तो दिन रात इसी बात से खौफ में रहता है कि भाई अब ये भारत फिर बॉर्डर पे कुछ करना दे, कहीं नरेंद्र मोदी आदेश ना दे दे सेना को कि भाई पाकिस्तान को ठोको। पाकिस्तान के इस खौफ के बीच नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर पर ऐसा काम शुरू किया कि अब तो कई दिनों तक पाकिस्तान के मुनीर और शहबाज दोनों को नींद आनी मुश्किल है। भारतीय सेना की तोपें, फाइटर जेट्स और ड्रोन पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की सीमा के पास भारतीय नौसेना का युद्धपोत भी वॉर मोड में आ चुका है। पाकिस्तान के होश इसलिए भी उड़े हुए होंगे क्योंकि भारत ने आज से 10 नवंबर यानी 12 दिनों के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर नोटाम जारी कर दिया है। यह नोटाम राजस्थान के रेगिस्तान से गुजरात के सरक्रीक तक के लिए जारी हुआ है। नोटाम का क्लियर मैसेज है कि इस दौरान इस इलाके में एयर स्पेस में घुसना मना है। भारत की इस तैयारी से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ सताने लगा है। दहशत ऐसी है कि पाकिस्तान ने भारत की सीमा के पास अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है डर के मारे। आज पाठशाला में पाकिस्तान के इस खौफ की पूरी डिटेल बताऊंगा। साथ ही आपको दिखाऊंगा कि ऑपरेशन त्रिशूल में हो क्या रहा है, कौन कौन से हथियार वहां पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। साथ ही बात होगी ट्रंप के उस ऐलान की जिससे दुनिया में एक और परमाणु युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। पाकिस्तान तो अभी तालिबान को ही नहीं संभाल पा रहा, उस पर भारत ने पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सीमा पर भारत के फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। राजस्थान से लेकर गुजरात तक भारत के घातक टैंक्स की गर्जना से पाकिस्तान हिला हुआ होगा। उस पर समंदर में आईएनएस विक्रांत जैसे घातक युद्धपोत मोर्चा संभाल चुके हैं। यह भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास है जिसमें राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत के अत्याधुनिक ड्रोन भी उड़ान भर रहे हैं और सेना के जवान वॉर मोड में दिख रहे हैं। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान की हालत खराब होगी। आज से शुरू हुआ ऑपरेशन त्रिशूल 10 नवंबर तक चलेगा और इस दौरान 12 दिनों तक भारत की तीनों सेनाएं मिलकर पाकिस्तान की सीमा के पास युद्ध का अभ्यास करेंगी। यह वॉर ड्रिल राजस्थान में जैसलमेर से लेकर गुजरात में सरक्रीक तक हो रही है। इसका मकसद युद्ध छिड़ने पर तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन को मजबूत करना है। ऑपरेशन त्रिशूल में 30,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। आर्मी के T-90 टैंक, अर्जुन टैंक, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता का टेस्ट करेंगे। एयरफोर्स के रफेल और सुखोई 30 जैसे फॉरवर्ड लाइन के फाइटर जेट और अवाक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन त्रिशूल में नेवी के युद्धपोत और विध्वंसक पोत का भी दम दिखेगा। यानी भारत की तीनों सेनाओं और उनके लेटेस्ट हथियारों के जमावड़े की खबर पाकिस्तान में पहुंची होगी तो वहां उनकी टांगें कांपेंगी, क्योंकि बहुत सीधा बॉर्डर पर दिखेगा कि तीनों सेनाएं मिलकर युद्ध का अभ्यास कर रही हैं। मतलब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ तो इस बार तीनों मिलकर कैसे फोड़ेंगी उसका अभ्यास हो रहा है। और पाकिस्तान के लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि भारत किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। यानी पाकिस्तानियों का बीपी बढ़ा हुआ है ये तस्वीरें देखकर। और पाकिस्तान का बीपी इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि ऑपरेशन त्रिशूल से ठीक पहले पीएम मोदी दिवाली मनाने अरब सागर में तैनात युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर पहुंच गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत का स्ट्राइक ग्रुप पाकिस्तान की नींद उड़ा चुका है। ब्रह्मोस और बराक जैसी घातक मिसाइलों से लैस यह स्ट्राइक ग्रुप कराची से लेकर ग्वादर पोर्ट तक तबाही मचाने का दम रखता है। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने बताया है कि ऑपरेशन त्रिशूल को प्रधानमंत्री मोदी के दिए जय मंत्र पर डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, JAI। पीएम मोदी इस जय मंत्र को भारत के भविष्य की रक्षा तैयारियों का आधार बताते हैं और इसी सोच के आधार पर तीनों सेनाओं में तालमेल बढ़ाने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हुआ है। इसमें जिस तरह स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है वो आत्मनिर्भरता और इनोवेशन की ताकत भी दिखाता है। ऑपरेशन त्रिशूल के दौरान तीनों सेनाएं मिलकर कौन कौन से अभियान में शामिल रहेंगी अब आपको यह बताता हूं। गुजरात के सरक्रीक और राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के रेगिस्तानी इलाकों में रियल वॉर जैसी ड्रिल होगी। सौराष्ट्र तट के पास समंदर और जमीन में लड़ने वाली वॉर को लेकर तालमेल मजबूत किया जाएगा।
इसके अलावा इंटेलिजेंस, सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़े अभियान भी ऑपरेशन त्रिशूल का हिस्सा होंगे। ऑपरेशन त्रिशूल के बीच भारत ने पाकिस्तान को एक झटका और दिया। तुर्की में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता नाकाम होने के बाद भारत ने अफगानिस्तान का खुलकर समर्थन कर दिया। भारत ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की संप्रभुता से चिढ़ा हुआ है और बिना किसी डर के सीमा पार आतंकवाद फैला रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पूरा समर्थन करता है। बॉर्डर पर भारत और तालिबान से पाकिस्तान घबराया है तो देश के अंदर बलोच आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे संगठन मुनीर और उसकी सेना के लिए काल बने हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुए लेटेस्ट अटैक में टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के एक कैप्टन समेत 6 सैनिकों को मार दिया है। खुद पाकिस्तानी आर्मी ने मारे गए सैनिकों की तस्वीरें भी जारी की हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पिटाई भारत के बॉर्डर पर भी हो रही है। भारतीय जवानों ने एलओसी के पास सड़क बनाने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानी रेंजर्स को फायरिंग करके खदेड़ दिया है। पाकिस्तान जिस तरह से चौतरफा फंसा हुआ है उसमें उसे ट्रंप से ही उम्मीद दिख रही है कि भाई ट्रंप की इतनी चापलूसी की है तो शायद बचाने आएगा। लेकिन ट्रंप पाकिस्तान को क्या बचाएंगे, वो खुद ही अलग टेंशन में फंसे हैं। चीन और रूस की ताकत बढ़ती जा रही है। चीन और रूस के एटम बम देखकर ट्रंप परेशान है और इसलिए अब ट्रंप को अमेरिका के एटम बम याद आने लगे। ट्रंप अचानक न्यूक्लियर टेस्ट करने की बातें करने लगे। ऐसा 33 साल में कभी नहीं हुआ। अगर अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो 33 साल बाद यह पहला मौका होगा जब अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। अमेरिका ने आखिरी बार 23 सितंबर 1992 को न्यूक्लियर टेस्ट किया था। न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर ट्रंप ने कह दिया है कि यूएस के पास किसी भी दूसरे देश से ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। लेकिन 5 साल में चीन अमेरिका की बराबरी कर लेगा। दूसरे देशों के टेस्टिंग प्रोग्राम की वजह से उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। ट्रंप ने यह भी कहा है कि पहले कार्यकाल में उन्होंने अमेरिका के परमाणु हथियारों को पूरी तरह अपडेट किया और बेहतर बनाया। परमाणु हथियारों की विनाशकारी ताकत की वजह से उन्हें यह करना पसंद नहीं था, लेकिन उनके पास कोई चारा बचा नहीं। यानी एक तरफ तो भाई साहब माहौल बना रहे हैं कि मैं दुनिया में शांति लाना चाहता हूं, मैं ये युद्ध रुकवा देता हूं, वो युद्ध रुकवा देता हूं, और खुद परमाणु बम जो है उसका टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। भाई का कोई हिसाब ही सही नहीं बैठता। भले ही ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका के पास किसी भी दूसरे देश से ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन दुनिया भर में परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में कुल 12,241 परमाणु हथियार है। इसमें सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, जिसकी संख्या 5,459 है। अमेरिका दूसरे नंबर पर है, जिसके पास 5,177 परमाणु हथियार है। इस लिस्ट में चीन तीसरे नंबर पर आता है, जिसके पास करीब 600 परमाणु हथियार है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। ऐसे में ट्रंप के न्यूक्लियर टेस्ट के ऐलान को पुतिन का डर माना जा रहा है, क्योंकि पुतिन से ट्रंप की मीटिंग होनी थी, लेकिन यह मीटिंग टल गई, जिसके बाद रूस ने सबसे खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया। यह मिसाइल ऐसी है जिसके बारे में दुनिया को कोई जानकारी तक नहीं है कि यह कितनी खतरनाक है। अब पुतिन ने ऐसा धमाका किया है जिससे ट्रंप ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई। पुतिन ने सुपर टॉर्पीडो कही जा रही पोसाइडन का टेस्ट कामयाब होने का दावा किया है। यह इतना खतरनाक न्यूक्लियर टॉर्पीडो है जो एक झटके में दुनिया के कई शहरों को समंदर में डुबोने की ताकत रखता है। आप देखिए कि ट्रंप के जिस खतरनाक पोसाइडन के टेस्ट पुतिन के जिस खतरनाक पोसाइडन के टेस्ट के बाद ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्ट करने का ऐलान किया, वो कितना घातक है। पुतिन का यह टॉर्पीडो जापान के हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम से 100 गुना ताकतवर है। दुनिया के 80% तटीय यानी समुद्र के किनारे बसे शहर इसकी रेंज में आते हैं। इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है और न्यूक्लियर पावर से चलने की वजह से 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर सकता है। रूस ने तो इसकी रेंज अनलिमिटेड होने का दावा ठोक दिया है। जीपीएस और ऑटोनोमस सिस्टम की मदद से यह टॉर्पीडो खुद ही टारगेट को ढूंढ भी लेता है। यह टॉर्पीडो समंदर में 1000 मीटर तक की गहराई में जा सकता है, जबकि दूसरे टॉर्पीडो इससे आधी गहराई तक ही जा पाते हैं। पुतिन का यह घातक टॉर्पीडो रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करके भयंकर तबाही मचा सकती है, जिसमें समंदर में 500 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ये लहरें शहरों को डुबो देंगी और रेडियो एक्टिव पानी फैलाएंगी। इससे प्रभावित इलाके सालों तक रहने के लायक नहीं बचेंगे। इसलिए इसे कयामत का टॉर्पीडो भी कहा जा रहा है। भाई रूस साल 2015 से इस टॉर्पीडो को डेवलप करने में लगा हुआ था और अब इसके सफल टेस्ट को बड़ी कामयाबी बता रहा है। लेकिन रूस ने जो बनाया है वो तो दुनिया को तबाह कर सकता है।
दुनिया को बदलने वाली कौन सी चीजें बन रही हैं, अब उसका चैप्टर खोलता हूं। हवा में टंगा हुआ स्टेडियम, गोल्ड की 5 स्टार ट्रेन, कहां अलग ही दुनिया वाले काम चल रहे हैं। भारत की पहली बिन ड्राइवर कार, सड़क पर चलते चलते चार्ज होती गाड़ियां, गजब के भविष्य का चैप्टर अब आपको दिखाता हूं। भारत आज दुनिया में तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक पावर है। पीएम मोदी भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे ऐसे काम भारत में हो रहे हैं, ऐसे ऐसे इनोवेशन हो रहे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। स्टार्टअप की दुनिया में गजब ही काम हो रहा है। अभी तक एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स और टेस्ला की बातें होती थी, लेकिन अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रही हैं। भारत की कंपनियां ड्राइवरलेस कार बना रही हैं। पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया शुरू किया था तो उसका असर अब दिख रहा है। देश के युवा इनोवेशन के फील्ड में नए नए चमत्कार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में पूरी दुनिया में हैरान करने वाले काम हो रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये अलग लेवल के काम है बॉस। और हकीकत में ये कैसे होंगे भगवान जाने, ऐसी बातें मुंह से निकलती हैं, लेकिन हो रहे हैं। दुनिया में कई देश तो वो कर रहे हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। आप देखिए कि कहीं जमीन से 350 मीटर ऊपर हवा में स्टेडियम बन रहा है, हवा में। कहीं गोल्ड से बनी 5 स्टार लग्जरी ट्रेन चलने वाली है, कहीं फ्लाइंग गो कार्टिंग की शुरुआत हो रही है, कहीं सड़क पर चलते चलते गाड़ी कैसे चार्ज होगी इसकी टेक्नोलॉजी आ रही है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का जब मेल होता है तो शानदार प्रोडक्ट निकल के सामने आते हैं। और यहां तो लोगों ने ऐसी ऐसी कल्पनाओं को साकार किया जो असंभव लगते थे। इन सारे सपनों के सच्चे होने की बातें आज आपको बताऊंगा। कैसे भविष्य के लिए दुनिया गजब तैयारियां कर रही है, वो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जो लोग भारत की इकोनॉमी और भारत के इनोवेशन पर सवाल उठाते हैं, वो शायद भारत और भारत के लोगों की कैपेबिलिटी को नहीं जानते। भारत के युवा तो अब अंतरिक्ष में नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी तक आपने एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स का नाम सुना था, जो प्राइवेट कंपनी और अंतरिक्ष में रॉकेट भेजती है। अब इस फील्ड में भारत की एक कंपनी ने अपना कदम रख दिया है। स्काई रूट एरोस्पेस नाम की यह प्राइवेट कंपनी अंतरिक्ष में रॉकेट भेजना शुरू करने वाली है। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का टारगेट हर महीने एक लॉन्चिंग का है, यानी भारत की कंपनी का बनाया रॉकेट स्पेस में जाने वाला है। स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी कैसे बनी और किस तरह से इसने कम समय में इतना नाम कमाया है, आपको सुनना चाहिए। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना 2018 में इसरो के 2 पूर्व वैज्ञानिकों ने की थी। नवंबर 2022 में अपने पहले सब ऑर्बिटल व्हीकल विक्रम एस का सफल टेस्ट किया इन्होंने। स्पेस में रॉकेट भेजने के लिए लो अर्थ स्पेस लॉन्च व्हीकल बनाया। जनवरी 2026 में पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने की तैयारी है। स्काई रूट कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट और पेलोड ले जा सकती है। कंपनी का टारगेट 2027 तक हर महीने एक रॉकेट लॉन्च करने का है। एक रॉकेट बनाने में 8 महीने लगते हैं और लागत 20 से 30 लाख डॉलर आती है। हर कमर्शियल रॉकेट लॉन्च से कंपनी को करीब 50 लाख डॉलर यानी करीब 44 करोड़ रुपए का रेवेन्यू भी मिलेगा। अंतरिक्ष से लेकर सड़क तक भारतीय कंपनियां अपना जलवा दिखा रही हैं। भारतीय युवा और स्टार्टअप जिस स्पीड से काम कर रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाला है। स्पेस में अगर भारतीय कंपनियां एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को चुनौती दे रही हैं, तो मस्क की एक और कंपनी टेस्ला को भी भारत से चुनौती मिल रही है। टेस्ला की गाड़ियां सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाती हैं, मानी जाती हैं, यानी ऐसी कार जो बिना ड्राइवर के चलती है। लेकिन अब इस फील्ड में भारत की कंपनियां धमाल मचाने को तैयार हैं। आप ये तस्वीर देखिए, भारत की एक कंपनी ने बिना ड्राइवर वाली कार बनाई है। इस कंपनी का नाम है -0 और इसने बनाया है जेड पॉड, जो बिना किसी ड्राइवर के चलती है। यानी टेस्ला से पहले ही भारत की कंपनी ने ड्राइवरलेस कार भारत में लॉन्च करने का काम शुरू कर दिया है। -0 की ही तरह एक और भारतीय कंपनी है जो ड्राइवरलेस कार पर काम कर रही है। टेक कंपनी विप्रो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलकर ड्राइवरलेस कार की तैयारी की है। इस कार का वीडियो भी बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तरादि मठ के सत्यात्म तीर्थ श्रीपादंगलू जी कार में बैठे नजर आ रहे हैं। फिलहाल यह प्रोटोटाइप कार है जो बिना ड्राइवर के चल रही है। यानी भारत में भी गजब के काम हो रहे हैं, लेकिन दुनिया भी तेजी से बदल रही है बॉस। आप सऊदी अरब का ही एग्जांपल लीजिए, वहां कैसे कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, सऊदी अरब का एक स्टेडियम है ये, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए बनाया जा रहा है। आपको यकीन नहीं होगा इस तरह का स्टेडियम हकीकत में हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन हो, लेकिन ये स्टेडियम हकीकत में बन रहा है। ये स्टेडियम जमीन पर नहीं बल्कि एक इमारत के टॉप पर बन रहा है, यानी हवा में लटका हुआ स्टेडियम एक तरीके का। स्टेडियम का आउटर लेयर चमचमाते हुए ग्लास से बना है और उस पर भी ऐसा लग रहा है जैसे एलईडी लगी हुई है जो जगमगा रही है। स्टेडियम की रूफ खुली हो सकती है और बंद भी हो सकती है। इस स्टेडियम में शानदार इंटीरियर है और दर्शकों को चारों तरफ से फुल व्यू मिलेगा।
स्टेडियम में आप कहीं भी बैठे हो, मैच का पूरा आनंद मिलेगा। सोचिए जमीन से ऊपर हवा में बने स्टेडियम में मैच देखने का एक्सपीरियंस कितना शानदार होगा। ऐसा नहीं है कि फुटबॉल तेज मार दिए तो ऊपर से गिर जाएगा नीचे ऐसा नहीं हो। अब आपको बताते हैं कि आखिर सऊदी अरब में ऐसा स्टेडियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल सऊदी अरब 2034 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए पूरी ताकत लगा रहा है और माना जा रहा है कि सऊदी अरब को 2034 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी मिल जाएगी और इसीलिए सऊदी अरब ऐसे स्टेडियम बना रहा है जो दुनिया ने पहले कभी देखे ही ना हो। यह स्टेडियम जमीन से 350 मीटर की ऊंचाई पर होंगे। स्टेडियम सऊदी अरब की फुटबॉल टीम का होम ग्राउंड होगा। स्टेडियम में 46,000 दर्शकों के बैठने की जगह होगी। स्टेडियम 2032 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हाई स्पीड लिफ्ट लगाई जाएगी, साथ ही ड्राइवरलेस कार भी होंगी। खिलाड़ियों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं। स्टेडियम में रिन्यूएबल एनर्जी से चलेगा। स्टेडियम में वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल मैच भी हो सकता है। स्टेडियम की लागत $1 अरब है। सऊदी अरब ने तो जैसे दुनिया को हैरान करने की ठान के रखी। हवा में टंगा स्टेडियम तो आपने देखा, अब देखिए सऊदी अरब की वो ट्रेन जिसने दुनिया में खलबली मचा दी। सऊदी अरब में ऐसी 5 स्टार ट्रेन चलने वाली है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सोने से बनी, सोने की ट्रेन, गोल्ड की ट्रेन, जिसके सामने 5 स्टार होटल भी फेल हो जाएगा। ऐसा शानदार लग्जरी ट्रेन शायद ही पहले किसी ने देखी होगी। सऊदी अरब की यह ट्रेन अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसकी तस्वीरें देखकर लोगों की आंखें खुली रह जा रही हैं। जो तस्वीरें कुछ आ रही हैं, इस ट्रेन का नाम ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है। इसमें 14 कोच हैं जिसमें सिर्फ 66 लोग सफर कर सकते हैं। 31 प्राइवेट सूट हैं और 2 प्रेसिडेंशियल सूट्स हैं। ट्रेन में 2 रेस्टोरेंट भी हैं। ट्रेन रियाद से शुरू होगी और 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 2026 के अंत तक ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। बताइए, सोने का ट्रेन बना दी। कहां भारत में एक जमाने में ट्रेन में मग्गा सुरक्षित नहीं रहता था, यहां ट्रेन सोने की है। ट्रेन के बाद अब आपको दिखाते हैं फ्लाइंग गो कार्टिंग। गो कार्टिंग युवाओं और बच्चों में बहुत पॉपुलर है। ये आपने भी कई बार गो कार्टिंग की होगी। टायरों से एक रूट बनाया जाता है और उसमें छोटी छोटी गाड़ियां चलाते हैं। अभी तक ये जमीन पर या इमारतों की छतों पर होती थी, लेकिन हवा में उड़ने वाली गो कार्ट भी आ गई। हवा में उड़ने वाली गो कार्ट स्वीडन की कंपनी जेटसन एरो ने बनाई है। इस फ्लाइंग गो कार्ट का वजन 86 किलो है और 20 मिनट इसका फ्लाइंग टाइम है। इसकी टॉप स्पीड 102 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जो आप गो कार्टिंग जमीन पे करते थे वो आप हवा में कीजिए, यही उड़ते रहिए, फिर चलने का समय ही नहीं मिलेगा। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। भाई आजकल खूब बातें होती हैं, रोज कम से कम 10,000 स्टेप्स चलना चाहिए, वॉक करोगे तो फिट रहोगे। लेकिन आपने सोचा है कि कभी कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने स्टेप्स या कदम चल लेता होगा मोटे तौर पे? जवाब सुनकर हैरान रह जाएंगे। देखिए, वैज्ञानिकों की माने तो आमतौर पर एक सामान्य इंसान अपनी पूरी जिंदगी में 21.5 करोड़ से ज्यादा कदम चलता है। यह दूरी करीब 1,76,993 किलोमीटर की बैठती है। यह आंकड़ा इंसान की औसत उम्र, सक्रियता और जीवन शैली पर निर्भर करता है। एक वयस्क पुरुष जो है वो रोजाना औसत 5,000 स्टेप से ज्यादा चलता है और वयस्क महिला भी औसतन 4900 स्टेप्स के आसपास चलती है। यह कुछ रिसर्च में माना गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसे ही पूरी जिंदगी के लिए अगर औसत माने तो 80 साल की उम्र तक इंसान 21 करोड़ 62 लाख से ज्यादा स्टेप्स चल लेता है। हालांकि यह सिर्फ एक औसत अनुमान है, क्योंकि हर व्यक्ति के हिसाब से उसकी जीवन शैली, उसकी सक्रियता अलग अलग होगी। वो कितना जी रहा है इस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि एक सामान्य तौर पर इंसान अपनी जिंदगी में करोड़ों स्टेप्स यानी कदम चल लेता है। खैर, इंसान कितना भी चलता हो, हम चलते चलते अब उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पाठशाला में आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।